नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम तमस उपन्यास के मेन पात्र, कथन, यह सब कुछ हम देखेंगे। तमस उपन्यास यह जो है भीष्म साहनी द्वारा लिखित है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, चर्चित उपन्यास है। किसका? भीष्म साहनी जी का तमस उपन्यास। इस उपन्यास की कथा वस्तु यानी तमस उपन्यास की कथा वस्तु जो है वह 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगे यानी 1947 में जब विभाजन का दौर चल रहा था, उस समय को चित्रित करने का काम भीष्म साहनी जी ने तमस उपन्यास में किया गया है, आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। किसकी? लाहौर के आसपास की 5 दिन की कहानी जो है तमस उपन्यास में चित्रित की गई है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है, यानी तमस उपन्यास कितने खंडों में विभाजित है? तो 2 खंडों में विभाजित है और इसमें लाहौर के आसपास की 5 दिन की कथा है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है, यानी पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव है और दूसरे भाग में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं, यानी अनेक गांवों का चित्रण है। आज अब इस उपन्यास की कथा वस्तु को देखते हैं। उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है, यानी तमस उपन्यास में अंग्रेजी सरकार का चमचा कौन है? तो मुराद अली है और वह नत्थू चमार जो है वह 5 रुपये लेकर सुअर मारता है। वह नत्थू चमार को 5 रुपये देकर एक सुअर मरवाता है। कौन? मुराद अली, और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फिकवा देता है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दोनों संप्रदाय यानी मुस्लिम और हिंदू दोनों संप्रदायों में झगड़े होने लगते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। यानी एक बात मैं बताना भूल ही गया कि यह जो उपन्यास है हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है तमस उपन्यास। वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं और यहाँ पर भी अध्ययन एक शॉर्ट में है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा है क्योंकि वहाँ पर हमारे पास समय था, तब मैंने वह लाइन टू लाइन पढ़ाया है। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। कौन? रिचर्ड। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गाँव में भी फैल जाती है, यानी जो शहर में वातावरण था सांप्रदायिकता का, वह धीरे धीरे गाँव में भी फैल जाता है। इसका दूसरे भाग में चित्रण मिलता है। सैयदपुर में सिखों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर बाकायदा मोर्चा खुले हैं। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या कर देती है। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होना, यानी सारी सब कुछ घटना घटित हो जाने के बाद, लोगों की जान जानी थी, वह जाने के बाद फिर सरकार उसमें हस्तक्षेप करने आती है। नगर और गांवों से ऊपर एक हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। ऊपर से हवाई जहाज जाता है तो वहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी, नागरिक समिति, यानी सरकार की ओर से शांति कायम करने के लिए या जो भी झगड़ा चल रहा है उसको बंद करने के लिए नागरिक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख है। यानी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, जो सरकार द्वारा शांति कायम करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, नागरिक समिति, इसमें कौन कौन से संप्रदाय के लोग हैं? हिंदू, मुसलमान और सिख। अमन कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछुड़ चुके हैं, यानी जो होना था वो तो हो चुका है। उनके घर जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली गई है। वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहू बेटियों का
पता पूछ रहे हैं। तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। शरणार्थी कैंप का जो वर्णन लेखक ने किया है वह पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई में हम इंसान हैं। जिस इंसानियत की व्याख्या हम जीवन भर करते रहते हैं वह असल में समय आने पर पिछली सीट्स ले लेता है। यानी इंसान जो कठिनाई आने पर इंसान जो ही इंसान से दूर भागता है मदद करने की बजाय, और हमारी चालाक शक्ति, क्रोध, ईर्ष्या बदलने की भावना हो जाती है। हमारा व्यवहार हिंसात्मक हो जाता है। रिफिल कैंप के उस माहौल में जहां लोग अपने पिछड़े हुए और लापता जन का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में लेखक एक ऐसे किरदार को भी लेकर आते हैं जो अपनी मृत पत्नी की लाश को खोज रहा होता है। यानी उस सांप्रदायिक दंगों में एक आदमी कैंप में क्या ढूंढ रहा है, अपने मृत पत्नी की लाश को ढूंढ रहा है, जिसने कि कुएं में कूदकर आत्महत्या की थी, ताकि वह अपनी पत्नी की लाश से उसके सोने के गहने उतार सके। क्यों ढूंढ रहा है वह अपनी पत्नी की लाश को? क्योंकि उसके पत्नी के जो गहने पहने थे वहाँ उतार ले सके। वह रिफिल कैंप में काम करने वाले क्लर्क से कहता है कि अब घरवाली तो डूब मरी, जो सबके साथ हुई है वही मेरे साथ भी हुई है, पर एक कड़े और जंजीरें मैं कैसे छोड़ दूँ। यानी वह कहता है आदमी, घरवाली तो अब मर गई है, जो सबके साथ होना था, मतलब सभी की पत्नियां मर गई है, उसके लिए मेरी भी पत्नी मर गई है, मगर जो सोने कड़े और वे जंजीरें जो गहने थे वह मैं कैसे छोड़ दूँ। क्यों वीर जी? वो कैंप का ये थे। असल में तमस यथार्थपरक विस्तृत मानव सभ्यता की कहानी है। वही मानव जिसने दुनिया बसाई, उसके दोनों छोर एक कर दिए, परंतु बसी बसाई सभ्यता है जड़ से उजाड़ देना भी मानव के ही बस की बात है। अभी इस उपन्यास के हम पात्र देखते हैं। पहला पात्र कौन सा है? नत्थू। नत्थू यह समाज के तथाकथित निचले तबके का, यानी निचले वर्ण का इंसान कौन है? नत्थू है। आने वाला युवक जाति से चमार, यानी वह ये नत्थू किस जाति का है? तो चमार जाति का है, जिसने 5 रुपये मिलने के कारण मुराद अली के कहने पर सुअर को मारा था। यानी नत्थू ने किसके कहने पर सुअर को मारा था? मुराद अली से अली ने कहा था। और कितने रुपए दिए थे? 5 रुपये दिए थे। मुराद अली अंग्रेज़ों का चमचा, यानी मुराद अली कौन है? अंग्रेज़ों का चमचा है। पतले बैत की छड़ी झुलाता रहता, ठिकना काला है। ठिकना यानी कम ऊंचाई वाला। बख्शी जी, अगला पात्र कौन है? तो बख्शी जी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। यानी बख्शी जी कौन है? तो जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी है। बलगमी शरीर वाले, उम्र रसीदा आदमी, देह शिथिल पड़ गई थी। मास्टर रामदास, अगला पात्र है मास्टर रामदास, कांग्रेस कमेटी के सदस्य, कार्यकर्ता है। मास्टर रामदास यह कांग्रेस कमेटी के सदस्य है, कार्यकर्ता है, कामचोर है, स्वार्थ हेतु कांग्रेस से जुड़ाव, यानी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वह कांग्रेस से जुड़ाव रखते हैं। अगला पात्र है कश्मीरी लाल, कांग्रेस का कार्यकर्ता। कश्मीरी लाल कौन है? तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, याद रखिए, पूछा जा सकता है परीक्षा में। जनरल सिंह यह कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त। जनरल सिंह यह मानसिक रूप से विक्षिप्त पात्र है, ईमानदार है। बरसों जेल में रहने के बाद वह शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया है। यानी बरसों तक जेल किसने भोगी है? तो जनरल सिंह ने भेजी है, याद रखिए, भोगी है। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था। यानी तमस उपन्यास का कौन सा पात्र? नेहरू, यानी स्वतंत्र भारत के पहले पंत प्रधान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह जनरल जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जनरल सिंह रावी नदी के किनारे नाचे थे। जब पूर्ण स्वराज्य का नारा लगा था तब वह अपने शहर से वॉलंटियर बनकर लाहौर गया था। उनका न घर था न बीवी बच्चे थे। यानी जनरल सिंह का बीवी बच्चे नहीं थे, घर नहीं था। हफ्ते में 2-3 बार कहीं न कहीं से पीट कर आता था। कौन? जनरल सिंह। पुलिस के लाठीचार्ज में जहां लोग जान बचाकर भागते थे
वह झुर्रियों भरी अपनी छोटी सी छाती फैलाए खड़ा रहता और अपनी पसलियाँ तुड़वाकर आ जाता था। ये कौन था, कौन सा पात्र है? तो यह जनरल सिंह है, याद रखिए। अगला पात्र है शंकरलाल, कांग्रेस का कार्यकर्ता। शंकरलाल भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मेहता का विरोधी है और मुनादी वाला है। कौन? शंकरलाल मुनादी वाला है, मेहता का विरोधी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता है, याद रखिए। अगला पात्र है देसराज। देसराज कांग्रेस का कार्यकर्ता है। अजीज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। अजीत सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता है और मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य है, याद रखिए। याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। देसराज कांग्रेस का कार्यकर्ता है, अजीज कांग्रेस का कार्यकर्ता है, अजीत सिंह यह भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मगर मेहता जी यह कांग्रेस कमेटी के सदस्य है, कार्यकर्ता नहीं है, याद रखिए। मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। वे दिखने में जवाहरलाल नेहरू जैसे दिखते हैं। यानी तमस उपन्यास का कौन सा पात्र जवाहरलाल नेहरू जैसा दिखता है? तो मेहता जी। और जनरल सिंह जो है वह नेहरू के साथ रावी नदी के किनारे नाचे हुए थे। कुल मिलाकर 16 वर्ष जेल में काट कर आए थे। कौन? मेहता जी जो है कितने साल जेल काट कर आए थे? तो 16 वर्ष की, याद रखिए। और कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे। सबसे उजली खादी पहनते थे, यानी सबसे उजली खादी कौन पहनते थे? तो मेहता जी पहनते थे। उन पर एक तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि सेठी ठेके वालों के पास से उन्हें 50,000 बीमे मिलने वाले थे, जिसके एवज में वो सेठी को चुनावों में टिकट दिलाने वाले हैं। असल में मेहता जी और शंकरलाल की आपस में पटती नहीं थी। शंकरलाल और मेहता की आपस में पटती नहीं थी, याद रखिए। देवदत्त। देवदत्त कौन है? तो वह कम्युनिस्ट है, याद रखिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, देवदत्त कम्युनिस्ट है, याद रखिए। कांग्रेस की सदस्यता के नियम, यानी कांग्रेस का यदि सदस्य बनना है तो उसके कुछ नियम थे। वह नियम कौन से हैं वह हम देखेंगे। सदस्य 4 आने सालाना दंड देता हो, शुद्ध हाथ की कती हाथ की बुनी खादी पहनता हो, चरखा काटता हो। ये पहली शर्त थी किसके लिए? कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए पहली शर्त क्या थी? सदस्य 4 आने सालाना, यानी 4 आने सालाना दे वह दे उस कमेटी को। शुद्ध हाथ की कती हुई, हाथ की बुनी हुई खादी पहनता हो और चरखा काटता हो। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या है? कांग्रेस कमेटी का प्रभात फेरी में गाया जाने वाला पुराना गीत, जिसे अक्सर मास्टर रामदास या फिर देवदास गाते थे। यानी दूसरी शर्त क्या थी? कांग्रेस कमेटी की जो प्रभात फेरी निकलती थी उसमें गाया जाने वाला जो पुराना गीत था वह गीत यानी वह गीत कौन गाते थे? अक्सर मास्टर रामदास और देवराज गाते थे। वह गीत कौन सा है? इसकी पंक्ति यहाँ पर दी होगी, हम पढ़ेंगे। हाँ, वह पंक्ति क्या है? जरा भी लगन आज़ादी लग गई जिन्ना दे मन दे बीच, ओह मजनू बंदे फिरदे ने हर सहरा हर बंदे बीच। ये जब वह कांग्रेस कमेटी के प्रभात फेरी में गाया जाने वाला गीत है। जरा भी लगन आज़ादी दी लग गई जिन्ना दे मन दे बीच, ओह मजनू बंदे फिरदे ने हर सहरा हर बंदे बीच। यह उस प्रभात फेरी में गाया जाने वाला गीत है। अगला है पात्र रिचर्ड। रिचर्ड कौन है? तो जिला कलेक्टर है। लीजा यह रिचर्ड की पत्नी है। पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी संस्कृति के ज्ञाता है, यानी संस्कृति के ज्ञाता का नाम क्या है? पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी है, याद रखिए। सभी वेद वेदांग के मर्मज्ञ, यानी सभी वेद वेदांग के मर्मज्ञ कौन है? तो पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी है, याद रखिए। पठन पाठन और हवन यज्ञ के अतिरिक्त हिंदू संगठन के पुण्य कार्य भी बड़ी लगन से करते थे। कौन? पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी कौन कौन से कार्य करते थे? संस्कृति के ज्ञाता थे, सभी वेद वेदांग के मर्मज्ञ थे, यानी वेद वेदांग के ज्ञानी थे। पठन पाठन और हवन यज्ञ अतिरिक्त, यानी पठन पाठन हवन यज्ञ तो करते ही थे, इसको छोड़कर वह हिंदू संगठन के पुण्य कार्य भी बड़ी लगन के साथ इसके करते थे। अगला पात्र है मास्टर देवदत्त। यह अखाड़ा संचालक है, यानी अखाड़ा संचालक कौन है? मास्टर देवदत्त।
देवव्रत, देवदत्त नहीं, मास्टर देवव्रत यह अखाड़ा संचालन है। हिंदू संगठन के युवकों को लाठी चलाने का काम सिखाते हैं। यानी हिंदू संगठन के युवकों को लाठी चलाने का काम कौन करता है? लाठी चलाना कौन सिखाता है? तो मास्टर देवव्रत सिखाता है, याद रखिए। अगला पात्र है दानवीर प्रधान। शहर के जाने माने व्यापारियों में से एक, यानी यह दानवीर प्रधान कौन है? शहर के जो जाने माने व्यापारी है उनमें से एक व्यापारी का नाम है दानवीर प्रधान। हिंदू संगठन को 200 लाठियों के दाम की रकम दान करता है। यानी 200 लाठियों की मूल्य या दाम कौन अदा करता है? तो यह दानवीर प्रदान करता है, याद रखिए। इसका 15 साल का बेटा रणवीर मास्टर देवव्रत का शिष्य था। मंत्री जी। अगला पात्र है मंत्री जी। हिंदू संगठन की मंत्री जी हिंदू संगठन की ओर से मंदिर में मोर्चा संभालने के लिए मीटिंग करवाने वाले कौन? मंत्री जी। रणवीर। 15 साल का तरुण रणवीर दानवीर प्रधान जी का बेटा था, मास्टर देवव्रत का शिष्य था और अखाड़े में शिक्षा लेने जाता है कौन? रणवीर। बोधराज। रणवीर की तरह यह भी मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य है कौन? रणवीर और देवराज यह किसके शिष्य है? तो देवव्रत के शिष्य है, याद रखिए। लेटकर बाण चला सकता है, यानी बोधराज यह लेटकर बाण चला सकता है। खड़े होकर तो कोई भी चलाएगा भाई, लेकिन लेटकर बाण चलाने की जो खासियत है, कौशल्य है, वो किसने सीखा है? बोधराज ने सीखा हुआ है। शब्द भेदी बाण चला सकता था, यानी शब्द भेदी, शब्द से बाण चला सकने वाला कौन है? तो बोधराज है। शीशे में अक्स देखकर बाण चला सकता था, यानी शीशे में देखकर, दर्पण में देखकर बाण चलाने वाला कौन है? तो वह बोधराज है। लटकती रस्सी को निशाना बना सकता था, यानी लटकती रस्सी को निशाने बनाने का भी कौशल्य किसने जाना था? बोधराज ने जाना था, याद रखिए। ये पूछा जा सकता है। बोधराज लेटकर बाण चला सकता था, शब्द भेदी बाण चला सकता था, बोधराज शीशे में अक्स देखकर बाण चला सकता था, लटकती रस्सी को निशाना बना सकता था कौन? बोधराज। अगला पात्र है धर्मदेव। रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य कहाँ से कब कारतूसों की खाली पेटी उठा लाया था कौन? धर्मदेव। जो रणवीर की भांति, यानी जो रणवीर देवव्रत रणवीर जिस प्रकार का वह शिष्य था देवव्रत का, उसी प्रकार धर्मदेव भी मास्टर देवव्रत का शिष्य है, ताकि उसके कमरे में, यानी वह कारतूसों की खाली पड़ी हुई पेटी ले आया था। क्यों? ताकि उसके कमरे में शस्त्र अस्त्रों का आभास होता रहे, जिसे रणवीर ने शास्त्रागार बनाया था। नायक। अगला पात्र कौन है? तो नायक। कमस रीठ के बाबू मस्त राम का बेटा था, यानी नायक कौन था? तो कमस रीठ के बाबू मस्त राम का बेटा था, याद रखिए। स्थानीय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था कौन? नायक यह जो है स्थानीय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। मास्टर देवव्रत के अखाड़े के शिष्यों वाली मंडली में कंबल यही एक युवक था जो जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था कौन? नायक यह जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था। अगला पात्र है शंभू। रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य, यानी यह भी मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य है। इंद्र। रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य है। मनोहर। रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य है, यानी यहाँ पर एक बात याद रखिए, मास्टर देवव्रत के शिष्य कौन है? मनोहर है। मनोहर, इंद्र, शंभू, नायक, उसके बाद धर्मदेव, बोधराज, रणवीर, यह कौन है? तो यह सब कुछ मास्टर देवव्रत के अखाड़े के शिष्य है, याद रखिए। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मास्टर देवव्रत के शिष्यों का शिष्य पहचानिए या शिष्यों का शिष्य सही विकल्प चुनिए। रणवीर की भांति मनोहर भी रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य है। मनोहर, इंद्र, शंभू, रणवीर ये सभी उस दल के सदस्य थे जो दंगों में हिंदुओं की ओर से मोर्चा संभाल रहे थे। रणवीर कद का छोटा था, इसलिए वह मन ही मन में अपने आप को शिवाजी की भूमिका में देखता था, यानी अपने आप को शिवाजी की भूमिका में कौन देखता था? तो मनोहर देखता था, याद रखिए। नहीं, रणवीर देखता था, रणवीर देखता था, मनोहर नहीं। रणवीर कद का छोटा था, इसलिए वह मन ही मन में अपने आप को
शिवाजी की भूमिका में देखता था। शिवाजी मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र में रैयत के राजा कहे जाते हैं। उसी गली से एक इत्र बेचने वाला, ये इत्र बेचने वाले को किसने मारा, ये 2023 में पूछा हुआ सवाल है। उसी गली में एक इत्र बेचने वाला दंगों के दिन भी अपना इत्र बेचने निकल आया था। गली में रणवीर का पूरा दल था। उसे इत्र से चाकू मारा किसने, रणवीर का पूरा दल था। उसे इंद्र ने चाकू मारा, यानी इत्र बेचने वालों को किसने मारा, तो इंद्र ने चाकू मार गिराया था। याद रखिए किसने, इंद्र ने। अगला पात्र है प्रोफेसर रघुनाथ। अकेला ऐसा हिंदुस्तानी आदमी जिसका जिले के कलेक्टर रिचर्ड के साथ उठना बैठना था, यानी अकेला हिंदुस्तानी आदमी ऐसा था जिसका जिला का कलेक्टर, जो IAS अधिकारी रहता है, रिचर्ड, जिले का कलेक्टर रिचर्ड के साथ उठना बैठना किसका था, प्रोफेसर रघुनाथ का था। दोनों को ही अंग्रेजी साहित्य और भारतीय साहित्य में रुचि थी, यानी प्रोफेसर रघुनाथ को और रिचर्ड को किन किन विषय में रुचि थी, अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी। रिचर्ड को वह सदा ही एक सुशिक्षित व्यक्ति लगा करता था। रिचर्ड को प्रोफेसर लगा कर सुशिक्षित या शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति लगता था। अगला पात्र है हयात बख्श। हयात बख्श मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता। हयात बख्श कौन है, तो मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है और रूमी टोपी पहनता है, यानी रूमी टोपी पहनने वाला पात्र कौन है, तो हयात बख्श है। याद रखिए। हर्बर्ट मिशन कॉलेज का अंग्रेजी प्रिंसिपल, यानी मिशन कॉलेज का अंग्रेजी प्रिंसिपल कौन है, तो हर्बर्ट है। अमन पसंद व्यक्ति था, यानी शांति को अपनाने वाला। शांति मतलब जो दंगा फसाद हो रहा है वह ना हो, वह रोका जाए, इसका वह ये था। शांति किसी का नाम भी हो सकता है। मौलादाद, अगला पात्र कौन है, मौलादाद। बिजली कंपनी में क्लर्क, यानी बिजली कंपनी में लिपिक का काम करने वाला कौन है, तो मौलादाद है, दाढ़ी वाला है, मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है मौलादाद। अगला पात्र है हकीम अब्दुल गनी। हकीम अब्दुल गनी, यहाँ हकीम जी कांग्रेसी मुसलमान थे, यानी हकीम जी यहाँ कांग्रेसी मुसलमान थे। याद रखिए। अगला पात्र है नानबाई। नानबाई की दुकान थी जहाँ सभी बैठकर कहवा पीते थे, यानी नानबाई की दुकान थी और वह नानबाई की दुकान पर सभी बैठकर कहवा पीते थे। अगला पात्र है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण पैसे वाले जाने माने व्यक्ति ऊंचे मकान में रहते थे, यानी जाने माने व्यक्ति है, पैसे वाले हैं और ऊंचे मकान में रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो लाला लक्ष्मी नारायण है। याद रखिए। शहर के अनेक मुसलमान व्यापारियों के साथ लाला जी व्यापार करते थे। उसके बाद का पात्र है नानकू। नानकू लाला लक्ष्मी नारायण का नौकर है, यानी लाला लक्ष्मी नारायण का नौकर कौन है, तो नानकू है। फतहद्दीन, यानी फतहद्दीन लाला लक्ष्मी नारायण का पड़ोसी है। शाहनवाज। शाहनवाज कौन है, तो लाला लक्ष्मी नारायण के समधी का पड़ोसी और अच्छा मित्र। उसके पास गहरे नीले रंग की ब्ल्यूक गाड़ी थी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। नानकू लक्ष्मी नारायण का नौकर है। फतहद्दीन लक्ष्मी नारायण का पड़ोसी है। शाहनवाज लाला लक्ष्मी नारायण के संबंधी का पड़ोसी है और अच्छा मित्र है। पास गहरे, यानी किसके पास, शाहनवाज के पास गहरे नीले रंग की ब्ल्यूक गाड़ी है। याद थी। याद रखिए। उनके दंगों के बीच लाला से लक्ष्मी नारायण के परिवार को उनके घर से निकालकर अपनी ब्ल्यू गाड़ी में सदर बाजार में उनके किसी सगे संबंधियों के घर छोड़ दिया था। शाहनवाज रघुनाथ का जिगरी दोस्त था, यानी शाहनवाज किसका जिगरी दोस्त है, तो रघुनाथ का जिगरी दोस्त था। याद रखिए। रघुनाथ की पत्नी शाहनवाज से पर्दा नहीं करती थी, यानी रघुनाथ की पत्नी किससे पर्दा नहीं करती थी, तो वह शाहनवाज की पत्नी पर्दा नहीं करती थी। याद रखिए। ये हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा हुआ है और उसकी प्लेलिस्ट निःशुल्क इसी चैनल पर उपलब्ध है। दंगे के बीच में ही शाहनवाज ने रघुनाथ के पुश्तैनी घर, जो वे दंगों के कारण जल्दी में छोड़कर शहर के एक सुरक्षित इलाके में रह गए थे, वे रघुनाथ की बीबी के गहने की पोटली निकाल ली थी। यानी यह काफ़ी अच्छा यह संवाद है, परिच्छेद है, उस उपन्यास में हमने पढ़ाया हुआ है। दंगों के बीच में ही शाहनवाज ने रघुनाथ के पुश्तैनी घर
जो वे दंगों के कारण जल्दी जल्दी में शहर के यानी जल्दी जल्दी में वो घर छोड़कर शहर के एक सुरक्षित यानी जहाँ पर कुछ भय नहीं है, डर नहीं है, ऐसे इलाके में रह रहे थे। इससे रघुनाथ की बीबी के गहने की पोटली निकाल ली थी। शाहनवाज को ऑमलेट खाना पसंद था, यानी शाहनवाज को क्या खाना पसंद था? तो ऑमलेट खाना पसंद था। जब भी वो रघुनाथ के घर जाता था, उसके छोटे भाई की बहू उसके लिए दौड़कर अंडे का ऑमलेट बनाती थी। कौन? शाहनवाज को खाने में क्या पसंद था? ऑमलेट पसंद था। और रघुनाथ के छोटे भाई की जो पत्नी थी, बहू यानी पत्नी, तो वह शाहनवाज के लिए दौड़कर अंडे का ऑमलेट बनाती थी। अगला पात्र है फातिमा, शाहनवाज की पत्नी, यानी शाहनवाज की पत्नी का नाम क्या है? तो फातिमा है, याद रखिए। उसके बाद का पात्र है मिल्की। मिल्की कौन है? तो रघुनाथ के पुश्तैनी घर का नौकर, यानी मिल्की रघुनाथ के घर का पुश्तैनी नौकर है। और वो सीढ़ियों से उसको ढकेल कर मार देता है शाहनवाज। शाहनवाज जब रघुनाथ की बीबी के गहने लाने उसके पुश्तैनी घर गया था, तब उसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिराकर मार डाला और कहता है कि वह मर गया। रघुनाथ के पुश्तैनी घर के सामने फिरोज खाल वाले का गोदाम था, यानी रघुनाथ के घर के सामने किसका मकान है? तो रघुनाथ के पुश्तैनी घर के सामने, यानी जो पुश्तैनी यानी उनके बुजुर्गों का घर या पीढ़ी दर का पीढ़ियों का घर, उसके घर के सामने फिरोज खाल वाले का गोदाम था। दंगों के दौरान नानबाई मिल्की को बीड़ी के पैकेट छत से फेंक देता था, यानी दंगों के दौरान मिल्की कौन है? रघुनाथ के पुश्तैनी घर का नौकर है। और वह ऊपर से मिल्की दंगों के दौरान नानबाई जो है मिल्की को घर की छत से बीड़ी के पैकेट फेंकता था। मिल्की दंगों के दौरान रघुनाथ के घर में अकेला बचा था। वो उसे पीछे घर रखवाने के लिए छोड़ गए थे। यानी रघुनाथ ने घर की रखवाली के लिए किसको छोड़ा था? तो मिल्की को छोड़ा था, याद रखिए, पूछा जा सकता है। आजकल ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं सभी विस्तार से। उसके बाद का पात्र है सलोतरी साहब। इनका नाम लेकर मुराद अली ने नत्थू चमार से सुअर मरवाया था, यानी जो मुराद अली ने नत्थू से सुअर मरवाया था 5 रुपये देकर, वह किसका नाम लेकर? सलोतरी साहब का नाम लेकर। बोला था कि सलोतरी साहब ने मरे हुए सुअर की मांग की थी, यानी वो कुछ ये करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए ऐसा कुछ तो कहा था, क्योंकि वो डॉक्टरी पेशे में थे, मेडिकल। उसके बाद का पात्र है जस्तेदार किशन सिंह। गुरुद्वारे में सुरक्षा प्रबंधन का मोर्चा किशन सिंह ने संभाल रखा था। किशन सिंह पहले बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका था, यानी पहले बर्मा की लड़ाई में कौन भाग ले चुका था? तो किशन सिंह। जत्थेदार किशन सिंह यह बर्मा की पहली लड़ाई में भाग ले चुका था। बर्मा की लड़ाई के दांवपेच वह अपने कस्बे के मुसलमानों पर चलाना चाहता था, यानी अपने कस्बे के मुसलमानों पर बर्मा की लड़ाई के दांवपेच कौन इस्तेमाल करना चाहता था? तो वह जस्तेदार किशन सिंह, याद रखिए, पूछा जा सकता है। सुरक्षा की कमान संभालते ही वह घर जाकर अपनी खाकी कमीज पहन आया था, जिस पर इंग्लिशिया सरकार के 3 तमगे थे, यानी वह सुरक्षा की कमान संभालते ही, यानी उसके हाथ में भी, किशन सिंह के हाथ में जब सुरक्षा की कमान आई, सुरक्षा विभाग में वह सुरक्षा देखने के लिए जाहिर किया गया उसका नाम, तब वह घर गया और इंग्लिशिया यानी अंग्रेज सरकार के 3 तमगे थे, वह जो है वह कमीज पहनकर आया। हालांकि उसने तमगों वाली खाकी कमीज के नीचे पैजामा ही पहन रखा था। अगला पात्र है सरदार हरि सिंह। गुरुद्वारे की दाई ओर से बंदूक चलाने का मोर्चा सरदार हरि सिंह को सौंपा गया था, यानी गुरुद्वारे के दाई ओर से बंदूक कौन चला रहा था? तो वह सरदार हरि सिंह चला रहा था। दाई ओर का मोर्चा नकारा साबित हुआ, क्योंकि सरदार हरि सिंह ने अपने हमसायों पर गोली चलाने को स्वीकार नहीं किया, यानी हमसाये यानी जो दोस्त थे, पहचान के थे, उस पर गोली चलाना सरदार हरि सिंह ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए वह जो दाई ओर का जो मोर्चा था, वह मोर्चा नकारा साबित हुआ, मतलब वह हार गया, कुछ नकारात्मक हुआ। अगला पात्र है भीषण सिंह
मणिहारी वाले यानी बिशन सिंह मणिहारी वाले इनकी ड्यूटी खालसा लंगर में लगाई गई थी। यानी खालसा लंगर में किसकी ड्यूटी थी? तो बिशन सिंह मणिहारी वाले की ड्यूटी थी। पीले रंग का रेशमी रुमाल अपनी पगड़ी में बांध रखा था, जो उसने बसंत पंचमी के मेले के बाद अपने बेटे के सिर से उतारकर अपनी जेब में रख लिया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिशन सिंह ने किस रंग का रुमाल की पगड़ी बांधी थी? तो वहाँ पीले रंग के रुमाल की पगड़ी बांधी थी। रेशमी रुमाल अपनी पगड़ी में बांध रखा था, जो उसने कहाँ से खरीदा था? बसंत पंचमी के मेले के बाद अपने बेटे के सिर से उतारकर अपनी जेब में रख लिया था। आज अचानक जेब में हाथ डालने पर उसे यह रुमाल मिला और उसने अपनी पगड़ी में खोस लिया। यानी पगड़ी बांधी नहीं थी, अपनी पगड़ी में खोस लिया था, यानी पगड़ी को लगाया था। शेख गुलाम रसूल, अगला पात्र कौन है? शेख गुलाम रसूल। गुरुद्वारे के पीछे दो गलियां छोड़कर शेख गुलाम रसूल का ऊंचा 2 मंजिला बंगला मकान था और मुसलमानों के दल ने दंगों के समय उसी को अपना किला बनाया था। किसका? शेख गुलाम रसूल के बड़ा सा मकान था, ऊंचा 2 मंजिला मकान था और उस घर को ही अपना किला बनाया था, गुरुद्वारे के पीछे जो था, और वहाँ से ही जो मुस्लिम जो थे वहाँ गोलियाँ चला रहे थे या लड़ रहे थे। अगला पात्र है मुखिया सरदार तेज सिंह। अगला पात्र कौन है? तो मुखिया सरदार तेज सिंह। एक मिनट। अगला पात्र कौन है? तो मुखिया सरदार तेज सिंह। तेज सिंह में वजन था, उनका रोम रोम पंथ की रक्षा के लिए, यानी पंथ की यानी सिख पंथ की रक्षा करने के लिए न्यौछावर था। सरदार तेज सिंह मुखिया के नाना के पिताजी महाराणा रणजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। यानी महाराणा रणजीत सिंह के दरबारी कौन है? तो मुखिया सरदार तेज सिंह है, याद रखिए। अगला पात्र है युवा प्रीतम सिंह। युवा प्रीतम सिंह गुरुद्वारे के द्वार पर खड़े होकर सुरक्षा के लिए पहरा दे रहा था। अगला उसके बाद का पात्र है सोहन सिंह। वह युवक जो गुरुद्वारे में यह समझाने का प्रयास कर रहा था कि हमें इस सांप्रदायिकता के जहर को और बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिसे अंग्रेज़ों ने हमारे बीच बोया है। ऐसा बोलने के लिए निहंग सिखों ने उसे पीटकर चुप कराकर बिठाया था। क्योंकि इसको सोहन सिंह यो वो दंगा शांत करने की कोशिश करता है और सिखों ने उसको पीटकर चुप बैठाया था। ये कौन सा? सोहन सिंह। जो हाल सोहन सिंह का गुरुद्वारे में था, वही हाल मिर्दाद का मुसलमानों की बस्ती में था। यानी ये मिर्दाद का था। उम्र दराज लोग मिर्दाद जैसे युवकों की यह बात समझने को तैयार ही नहीं थी। यानी मुसलमानों की तरफ से दंगा फसाद रोकने की बात कौन करता है? तो मिर्दाद करता था कि सांप्रदायिकता की ये जड़ें अंग्रेजी हुकूमत से बोई है। और सिखों की तरफ कौन करता था? तो सिखों की तरफ सोहन सिंह करता है और मुस्लिमों की तरफ मिर्दाद जो है वह दंगा रोकने की बात करता है। उनके अनुसार असल कसूरवार दूसरे धर्म के लोग ही थे। मुसलमानों के लिए सिख और हिंदुओं और सिखों के लिए मुसलमान। उनके अनुसार अंग्रेजी हुकूमत के लोगों का उनके आपसी मामलों से कोई लेन देन नहीं है, वे धर्म के मामले में नहीं पड़ते। उसके बाद अगला पात्र है गोपाल सिंह। गोपाल सिंह कौन है? तो मुखबिर। गोपाल सिंह का ही उपनाम है मुखबिर। गुरुद्वारे की ओर से मुसलमानों के इलाके में घुसकर उनकी नीति का पता लगाने गया था। यानी गोपाल सिंह कौन है? तो मुसलमानों के इलाके में घुसकर उनकी नीति का पता लगाने के लिए जाने वाला कौन है? तो गोपाल सिंह, और गोपाल सिंह का ही नाम है सुखबीर। किंतु जिस घर में छिपा था, वहाँ की बुढ़िया ने उसे देख लिया तो किसी तरह जान बचाकर भागा और वापस गुरुद्वारे में पहुँच गया। उसके बाद अगला पात्र है गुरुद्वारे की युद्ध समिति के सदस्य। यानी गुरुद्वारे की युद्ध समिति के सदस्य कौन है? सरदार मंगल सिंह सुनार, प्रीतम सिंह बजाज, भगत सिंह पंसारी, तेज सिंह और किशन सिंह। यह कौन है?
ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से गुरुद्वारे की युद्ध समिति के सदस्य कौन नहीं है और इसमें से कोई एक अलग नाम देगा। तो सरदार मंगल सिंह है सुनार, प्रीतम सिंह बजाज है, भगत सिंह पंसारी है, तेज सिंह है और किशन सिंह है। उसके बाद है बलदेव सिंह। धर्म रक्षा की उत्तेजना में वो अपनी बूढ़ी माँ को घर पर ही छोड़कर खुद सुबह से गुरुद्वारे आ गया था। यानी बलदेव सिंह जो अपने धर्म की रक्षा करने की उत्तेजना थी, उत्साह था, उसके कारण वह अपनी बूढ़ी माँ को घर पे छोड़कर ही वह गुरुद्वारे में आया था, यह सोचकर कि माँ तो अब बची नहीं होगी। माँ को तुर्कों ने मौत के घाट उतार दिया होगा। उसने खून का बदला खून से लेने की ठानी थी। यानी माँ को तो मार दिया होगा और अब खून का बदला खून से ही हम लेंगे, ऐसा सोचकर वह आया था। बूढ़े लूहार करीम बख्श की छाती में तलवार भोंककर उसकी हत्या करते। यानी बूढ़े लूहार रहीम बख्शी की हत्या करने वाला कौन है? तो बलदेव सिंह है, याद रखिए। उसके बाद है हरनाम सिंह बंतो, ये गांव के हैं और इसको पनाह कौन देता है, ये प्रश्न पूछा गया है। राज्यों देती है। एक मिनट। हरनाम सिंह बंतो दंपति है, यह पति पत्नी है। ढोक इला बख्शी के अकेले सिख, यानी ढोक इला बख्शी नामक गांव के अकेले सिख दंपति कौन है? तो हरिनाम सिंह बंतो है, जिसकी दुकान लूट ली गई थी और घर जला दिया गया था और वह अपनी पत्नी के साथ भागने के लिए मजबूर था। ढोक इला बख्श के ही निवासी करीम खान ने हरनाम सिंह को भाग जाने का मशवरा दिया था। यानी हरनाम सिंह को किसने भाग जाने का मशवरा दिया था? तो करीम खान ने दिया था। जसबीर कौर और इकबाल सिंह क्रमशः हरनाम सिंह और बंतो की बेटी और बेटे हैं। यानी जसबीर कौन है? जसबीर कौर यह हरनाम सिंह का बेटी है और इकबाल सिंह हरनाम सिंह की बेटी है, याद रखिए। जसबीर कौर हरनाम सिंह का बेटी है और इकबाल सिंह हरनाम सिंह का बेटा है, याद रखिए। यानी जसबीर सिंह बेटी है और इकबाल सिंह बेटा है, याद रखिए। जसबीर की शादी हो चुकी थी। वे जिस गांव में थी वहां सिखों की जनसंख्या ज़्यादा थी। यानी जसबीर सिंह की शादी हो चुकी थी और जिस गांव में उसकी शादी हुई थी जसबीर की, उस गांव में सिखों की संख्या जो थी वह ज़्यादा थी। इसलिए हरनाम सिंह थोड़ा निश्चित था कि सभी संगत में एकत्रित हो गए होंगे, जसबीर अकेली नहीं होगी। किंतु हरनाम सिंह और बंतो को लगातार इकबाल सिंह की चिंता सता रही थी। इकबाल सिंह उनका पुत्र था, बेटा था। वह बेचारा अकेला कहाँ होगा, यानी वह इकबाल सिंह कहाँ होगा, इसकी चिंता खाई जा रही थी। अगला पात्र है इकबाल सिंह। इकबाल सिंह कौन है? तो इकबाल सिंह यह हरनाम सिंह का बेटा और बंतो का बेटा है। इकबाल मीरपुर में बजाजी की दुकान करता है। यानी मीरपुर में बजाजी की दुकान कौन करता है था? तो वो इकबाल सिंह करता था, याद रखिए। उसके बाद पात्र है इसका बाप हरनाम सिंह ढोक इला बख्शी में चाय की दुकान करता था। इसके बाद अगला पात्र है एहसान अली। एहसान अली कौन है वो अभी हम देखते हैं। एहसान अली के घर में हरनाम सिंह और उसकी पत्नी भागकर पनाह ली गई थी। यानी जब वह ढोक इलाहा बख्शी से भागे थे कौन? बंतो और हरनाम सिंह, वह भाग आए थे और भाग आने के बाद एहसान अली के घर में छुपते थे। एहसान अली की पत्नी ने हरनाम और बंतो को ऊपर एक अंधेरी कोठरी में बिठा दिया था। जब एहसान अली लौटा तो वह उसे हरनाम के बारे में बता रही थी कि हरनाम ने देखा कि एहसान अली हरनाम के घर में उसी का ट्रक चुरा कर लिया। यानी एहसान अली जो है उसी का ट्रक चुरा कर लाया था लूट में। और उसकी बहू अकरा, यानी उसका नाम क्या है? बहू अकरा। किसका? एहसान अली के बहू का नाम। उसका ताला तोड़ रही थी तो हरनाम सिंह ने खुद ही ट्रक की चाबी दे दी। यानी वो ताला तोड़ रही थी तो एहसान अली खुद उसके ट्रक की, हरनाम सिंह खुद कूदता है और चाबी देता है और एहसान अली से कहा कि अच्छा हुआ ये तुम्हारे हाथ लग गया, यह हमारा ही ट्रक था
और आप तुम इसे अपना ही समझो, यानी यह हमारा था, आपने ले लिया और आप तुम्हें ये अपना ही समझो। हरनाम सिंह और बंतों को पनाह देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। राजो, एहसान अली की पत्नी जिसने हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह दी थी, याद रखिए राजो नाम। अकरा, एहसान अली और राजू की बहू, यानी अकरा कौन है? एहसान अली और राजू की बहू का नाम क्या है? अकरा है। उनके बेटे रमजान की पत्नी, यानी रमजान की पत्नी का नाम क्या है? अकरा है। एहसान अली और राजू की बहू का नाम क्या है? अकरा है। रमजान की पत्नी का नाम क्या है? अकरा है, याद रखिए। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अगला प्रश्न है रमजान। एहसान अली और राजू का बेटा, यानी एहसान अली और राजू के बेटा का नाम क्या है? रमजान है। अकरा कौन है? रमजान की पत्नी है। जोशीला युवक जिसके सिर पर सांप्रदायिकता का खून सवार था। उसके बाद अगला पात्र है नूरुद्दीन। नूरुद्दीन रमजान का साथी। नूरुद्दीन कौन है? रमजान का साथी है। रमजान के ही गांव का रहने वाला था। गधों पर मिट्टी और ईंट लाद कर लाता ले जाता था, यानी गधों पर मिट्टी और ईंट लादने वाला का नाम क्या है? तो नूरुद्दीन है, याद रखिए। उसके दांतों के ऊपर लाल मसूड़े थे, जब हंसता तो मसूड़े दूर तक नजर आते थे। रमजान, अगला पाठ। रमजान, नूरुद्दीन और उनके अन्य साथियों ने अपनी जान बचाकर भाग रहे सिख इकबाल सिंह का पीछा किया और उसकी जान बख्शने के एवज में उसने उससे इस्लाम कबूल कराया था, यानी इस्लाम कबूल किसने करवाया था? रमजान, नूरुद्दीन और उनके साथियों ने किया था। हरनाम सिंह के पिता का नाम, यानी हरनाम सिंह के पिता का नाम क्या है? तो सरदार गुरुदयाल सिंह है। हरनाम सिंह के पिता का नाम सरदार गुरुदयाल है। हरनाम सिंह के गांव का नाम ढोल इलाह बख्श है। हरनाम सिंह की तहसील का नाम नूरपुर है, याद रखिए। हरनाम सिंह के पिता का नाम क्या है? सरदार गुरुदयाल सिंह है। उसके बाद हरनाम सिंह के गांव का नाम क्या है? ढोल इलाह बख्श है। हरनाम सिंह की तहसील का नाम क्या है? तो नूरपुर है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। जिस स्कूल में दंगे खत्म होने के पश्चात रिफिल कैंप बनाया गया, उसी स्कूल का चपरासी एक ब्राह्मण था। वह और उसकी ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उनकी बेटी प्रकाशो को दंगाई उठा ले गई थी, यानी ब्राह्मण की बेटी थी प्रकाशो, उसको दंगा करने वाले ने उठा ले गए थे और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला था। रिलीफ कैंप के आकाड़ा बाबू उस ब्राह्मण के पास आकर कहते थे कि कल एक बस कहाँ जाएगी? नूरपुर जाएगी। उसमें हथियार बंद पुलिस वाले भी होंगे। वो उस बस में जाकर नूरपुर में अपनी बेटी का पता लगा ले। ब्राह्मणी उस आकड़ा बाबू में कहती है कि आप वो हमारे पास आकर भी क्या करेगी, यानी अब वो ब्राह्मणी उस लड़की की माँ कहती कि अब वो हमारे पास आकर भी क्या करेगी? बुरी वस्तु तो उसके मुंह में पहले ही डाल दी गई होगी, यानी जो माँ से वो खाने के लिए। ब्राह्मण कहता है कि अब प्रकाशो नहीं मिलेगी, जहाँ रहे सुखी रहे, यानी ब्राह्मण क्या कहता है? अब वह जहाँ रहे सुखी रहे, अब हमें वो नहीं मिलेगी। हमने उल्टा पढ़ा शायद नहीं, सही है, उल्टा नहीं है, मुझे लगा ये पेज है, लेकिन यही पेज है हमारा। उसके बाद अगला देखते हैं। दंगों के पश्चात जिस कॉलेज में अमन कमेटी होती है, यानी दंगों के पश्चात, यानी दंगा खत्म होने के समय या दंगा खत्म हो जाने के बाद जिस कॉलेज में अमन कमेटी यानी शांति कमेटी, समाज में या सांप्रदायिक दंगे को शांत करने वाली कमेटी होती है, उस कॉलेज के दो चपरासी गेट के पास बैठकर बात कर रहे होते हैं कि जाहिल लोग लड़ते हैं। ये दो कॉलेज के दो चपरासी है, जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते, यानी जो समझदार लोग हैं, खानदानी लोग हैं, वह नहीं लड़ते हैं, जाहिल लोग लड़ते हैं। आए हुए लोगों में हिंदू, सिख और मुसलमान सभी है, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बात करें, यानी जो अमन कमेटी में आए हुए लोग हैं, कौन है? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सब कुछ है और सभी वो प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। और बाहर के लोग किस प्रकार झगड़ा कर रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हुआ इस बार?
अल्लाह रखा। अगला पात्र कौन है? अल्लाह रखा। यह अपने ही गांव की एक हिंदू लड़की प्रकाशों पर अनुरक्त है, यानी ये प्रकाशों पर, जो ब्राह्मण की लड़की है प्रकाशो, उस पर अनुरक्त है यानी आकर्षित है। कौन? अल्लाह रखा। जिस वह दंगों के दौरान अपने घर उठा लाया था, यानी दंगों के दौरान अपने घर उठा लाया था। बाद में प्रकाशों की स्वीकृति होने पर उसके साथ ही रहने लगता। बाद में प्रकाशों स्वीकृति देती है, उसका प्रेम स्वीकार करती है और उसके साथ ही रहने लगता है। उसके बाद प्रकाशों दंगे के दौरान अपने ब्राह्मण माता पिता से भटकी हुई युवा ब्राह्मणी, यानी प्रकाशों ब्राह्मण है और वह दंगों के समय भटकी हुई है और वह उसको अल्लाह रखा ले जाता है, जिसे उसके गांव का ही अल्लाह रखा अपहरण कर ले जाता है। अब इस उपन्यास के प्रमुख कथन देखते हैं। यह सब हिंदुओं की चालाकी है। बख्शी जी, हम सब जानते हैं, आप चाहे जो कहे, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, यानी कांग्रेस हिंदुओं की जमात है। कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती, ये मोहम्मद कहता है। बड़ा आसान है लीजा, ये रिचर्ड कहता है लीजा से। बड़ा आसान है लीजा, मुसलमानों के नामों के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे शब्द होते हैं। यानी वह लीजा क्या कहती है कि वो कैसे पता चला कि मुसलमान और हिंदू कौन है, तो वह उसे समझाता है रिचर्ड लीजा को कि बड़ा आसान है लीजा, मुसलमानों के नामों के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे शब्द होते हैं, जबकि हिंदुओं के नामों के पीछे ऐसे शब्द जैसे लाला, चंद, राम लगे रहते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशन दीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू और इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। ये रिचर्ड लीजा को समझा रहा है कि हिंदू और मुसलमान को कैसे पहचाना चाहे। ये अगला भी ये रिचर्ड ही बताता है। बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। ये रिचर्ड लीजा को बता रहा है। ये इतिहास का प्रेमी है ना। ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, कितना रस ले लेकर पत्थरों और खंडहरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानते हुए भी इतना चहकेगी नहीं, इतनी डींग नहीं मारेगी। ये लीजा कहती कि पुरुष लोग जो है पत्थरों की, जो ऐतिहासिक पत्थरों के बारे में इतनी उत्सुकता के साथ बात करते हैं, कोई स्त्री ऐतिहासिकता उसके इतिहास जानती है फिर भी इतनी रुचि से नहीं बताएगी, ये लीजा कहती है। फिर यहाँ पर रिचर्ड का कथन है, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा कौन सी जमात की समानता पाई जाती है। यानी जो हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है। उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग है। ये रिचर्ड कहता है। फिर रिचर्ड कहता है, हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं, जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। यानी हिंदू गाय का मांस नहीं खाते, मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं, यानी झटके का मांस खाते हैं, और जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा? ये रिचर्ड क्या कहता है लीजा को कि जब प्रजा आपस में लड़ रही है तो शासक, जो शासन करने वाला है, उसका किस बात का खतरा है? सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक एक कनस्तर कड़वे तेल का रखे, एक एक बोरी कच्चा और पक्का कोयला रखे। उबलता तेल शत्रु पर डाला जा सकता है, जलते अंगारे छत पर से फेंके जा सकते हैं। ये पुण्य आत्मा जी कहते हैं। अगला है, शहर की हिफाजत का सवाल राजनीति सवाल नहीं है। यानी शहर की हिफाजत, शहर की रक्षा का जो सवाल है वो राजनीति सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है।
हम सबको मिलकर शहर की स्थिति को संभालना चाहिए। हम इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, उससे अपील करनी चाहिए लोगों को कि वे आपस में न लड़े। ये पादरी हरबर्ट कहता है, यानी जो पादरी यानी जो इसका रहता है क्रिश्चियन, और वह जो चर्च का दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ मुड़ता है। ये लेखक का कथन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दुख से छुटकारा पाने के लिए दुख से छुटकारा पाने के लिए पुरुष औरत की तरफ मुड़ता है, यानी स्त्री की तरफ जाता है। इसके बाद अगला कथन है, बाबू ने कहा आज़ादी आने वाली है। मैंने कहा आए आज़ादी, पर हमें क्या, हम पहले भी बोझा ढोते हैं, आज़ादी के बाद भी बोझा ढोएंगे। ये मजदूर आपस में बात करते दो। बाबू ने कहा बाबू ने यानी गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी आने वाली है, तो फिर मैंने कहा कि आए आज़ादी, हमें क्या, हम पहले भी बोझा ढो रहे थे और बाद में भी ढोएंगे आज़ादी के बाद भी। ये मजदूर आपस में बातें कर रहे हैं। उसके बाद अगला कथन है, उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है। ये लीजा के विचार, यानी लीजा विचार करती है। लीजा के विचार क्या है, उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होगा, यानी जो भी मानवीय मूल्य है उसका कोई महत्व नहीं है। वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है। ये लीजा विचार करती है। अगला कथन है, और लोग भी है, यानी अगला कथन क्या है, और लोग भी है अफसरों के साथ, हमसायों के साथ, हिंदू मुसलमान सभी के साथ मेल मिलाप बनाए रखते हैं। अपने समधियों को ही देखो, मुसलमानों का उसके घर तागा लगा रहता है। तुमने न अफसरों के साथ बनाकर रखी, न हमसायों के साथ। ये लाला लक्ष्मी नारायण से उनकी पत्नी कहती है कि तुमने ना ही आपके दोस्तों के साथ लगाव रखा है, ना ही संबंधियों के साथ, और ना ही किसी के साथ। हम मध्य वर्ग के लोग हैं। पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। यानी यह देवदत्त क्या कहता है, हम जो है मध्य वर्ग परिवार के लोग हैं, पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव होता है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान करता है, यानी मजदूर वर्ग के होते हैं तो तुम्हें हिंदू मुसलमान यह सांप्रदायिक दंगा जो है प्रभावित करता था। लेकिन हम मध्यम वर्ग के हैं, इसलिए हम पर पुराने संस्कारों का गहरा प्रभाव है। एक मिनट। साहिबान मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, यानी ये जनरल साहब क्या कहते हैं कि साहिबान मैं आपसे कहता हूँ हिंदू मुसलमान जो है भाई भाई है। शहर में फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है और उसे कोई रोकता नहीं। यानी शहर में आगजनी हो रही है, हिंदू मुसलमान भाई भाई है, आपस में लड़ रही है। डिप्टी कमिश्नर अपने मैम को बाहों में लेकर बैठा है, यानी जो डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड है वह लीजा को बाहों में लेकर बैठा है। और मैं कहता हूँ कि हमारा दुश्मन अंग्रेज़ है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता है, यानी गांधी जी क्या कहते हैं, अंग्रेज हमारा दुश्मन है और अंग्रेज़ ही हमें लड़ाता है। हम भाई भाई है, हमें अंग्रेज़ों की बातों में नहीं आना चाहिए। और गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, यानी गांधी जी का फरमान क्या है कि पाकिस्तान बनेगा लेकिन मेरे लाश पर बनेगा। मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हम एक है, हम भाई भाई है, हम मिलकर रहेंगे, ये जनरल कहता है। बंतो तेरा रब राखा, सरबादा रख रखा। ये कौन, ये वो चिड़िया गाती है। जब हरनाम सिंह और बंतो भाग रहे होते हैं, वो चिड़िया कहती, क्या कहती है, बंतो तेरा रब रखा राखा, सब सरबतदा रब राखा। ये जो चिड़िया है, मैना है, वह कहती है जहाँ सबको एक मिनट, जहाँ सबको जानना था
वहाँ किसी ने आसरा नहीं दिया, यानी वह सबको वहाँ पर जानता था, वहाँ किसी ने आसरा नहीं दिया। सामान लूट लिया और घर को आग लगा दी। यहाँ जानने वालों में से क्या उम्मीद, यहाँ तो न जानने वाले हैं तो क्या उम्मीद रखी जा सकती, यह हरनाम सिंह कहता है। हम झूठी अफवाहें सुन सुनकर एक दूसरे के खिलाफ तैश में आ रहे हैं, यानी हम एक झूठी अफवाह सुन सुनकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गांव के मुसलमानों के साथ मेल जोल बनाए रखें और हतुल्लवास कोशिश करें कि गांव में फसाद न हो। ये सोहन सिंह कहता है कि गांव में फसाद न हो, गांव में एकता बनाई रहे। अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते हैं, उनमें इत्तलाह हो जाता है तो अंग्रेजी की हालत कमज़ोर पड़ जाती है, यानी हिंदू मुसलमान सिख यह तीनों एक हो जाते हैं तो अंग्रेजी जो ताकत है अंग्रेज़ों की वह कम पड़ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। अगर हम आपस में लड़ते रहते हैं तो हालत मजबूत बनी रहती, यानी हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हालत जो है मजबूत बनी रहेगी, यानी दंगा जो है बनता रहेगा और अंग्रेज़ों को एक बढ़ावा मिलेगा, ये मिर्दाद कहता है। रोशनी स्त्रियों के दमकते चेहरों पर पड़ा रही थी, यानी रोशनी स्त्रियों के दमकते चेहरों पर पड़ रही थी। भावनाओं से उत्तेजित चेहरे, उत्कंठा, भय, अतः श्रद्धा और विश्वास सभी उनकी आंखों में छाए थे। कहीं कहीं किसी युवती की चकित आंखें गुरुद्वारे का अनूठा दृश्य देखे जा रही थी। इन्हीं युवतियों में जसबीर भी बैठी थी, हरनाम सिंह चाय वाले की बेटी, यानी हरनाम सिंह की बेटी का नाम क्या है, जसबीर थी। यह लेखक का कथन है। कितना है देखते हैं। ये एक पन्ना और दूसरा छोटा सा अंश हो जाएगा। सैयदपुर के निवासी होने का सिखों को भी उतना ही गुमान था, यानी सैयदपुर के निवासी होने का सिखों को भी इतना ही गुमान था जितना मुसलमानों को। सभी सैयदपुर की लाल मिट्टी पर, बढ़िया गेहूं पर, लुटाकों के बागों पर, यहाँ तक कि सैयदपुर के कड़े जाड़ों पर और बर्फीली हवा पर समान रूप से नाज था। किसको? मुसलमानों और सिखों को, नहीं, मुसलमानों और हिंदुओं को। और इसी भांति अपनी मेहमान नवाजी पर, दरिया दिली पर और हंसमुख स्वभाव पर भी नाज था। फसाद शुरू होने पर दोनों ओर से लोग सैयदपुर के निवासी होने के नाते ही छाती ठोक कर मैदान में कूदे थे। ये लेखक का कथन है। चांदनी पीली पड़ गई, धीरे धीरे पौ फटने लगी। रात का इंद्रजालिक वातावरण फिर से छिन्न भिन्न होने लगा। स्वच्छ शीतल हवा रोज की तरह बहने लगी। गांव के बाहर पके गेहूं के खेत इस हवा में झूलने लगे। हवा में लुटाकों की महक थी। नदी की ओर से हवा का झोंका आया, लुटाकों की महक से लदा हुआ। उसमें उन सफ़ेद फूलों की भी भिन्न भिन्न गंध मिली थी जो इस मौसम में झाड़ियों पर उगते थे। किसी किसी वक्त लुटाकों के बाग में से तोतों का एक झुंड पर फड़फड़ाता, चींची करता उड़ जाता। नदी का पानी नीला नीला हो रहा था। हवा का झोंका तो पानी में झुरबुझ होता। ये लेखक का कथन है, याद रखिए। 1 मिनट। जब रोशनी फैलने लगी तो चीले और कौवे ढेरों के ढेरों आसमान में उड़ने लगे, यानी जब रोशनी होने लगी, सुबह होने लगी तो चीलों और कौवे जो है उड़ने लगे। उनके गिद्ध भी मंडराते हुए आ गए। स्कूल के बाहर खड़े एक रुंड मुंड पेड़ पर 10-15 गिद्ध आकर बैठ गए थे। छोटे छोटे सिर, बड़ी बड़ी पीली चोंचें। कुछ गिद्ध कुएं की जगत पर भी आ बैठे थे जहाँ लाशें फूलने लगी थी और फूल कर कुएं के ऊपर तक पहुँचने लगी थी, यानी उस स्त्रियों ने कुएं में कूदकर जान दी थी। वहाँ घरों के मुंडेरों पर भी जगह जगह गिद्ध आकर बैठ गए थे। गलियाँ सुनसान पड़ी थी
बिखरी लाशें गांव की निस्तब्धता को और भी गहरा बना रही थी। अब गांव की गलियों में कोई धीरे से भी चलता तो उसके पैर की चाप गूंजती थी। ये लेखक का कथन है। पिछले 1 साल में रिचर्ड उसे दो बार 3-3 महीने के लिए जेल भेज चुका था। यानी पिछले गर्मियों के कारण पिछले 1 साल में रिचर्ड उसे दो बार यानी 2 बार कितनी 3-3 महीनों के लिए जेल भेजा था। यह आदमी फिसाद के पहले और फिसाद के दिनों में भी फिसाद को रोकने की कोशिश करता रहता था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कारकुनों को एक साथ मिलाकर बैठाने और शहर में अमन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता था। इसकी नज़र अभी भी अमन पर ही थी। इस समय यह अतिरिक्त और कोई बात नहीं। यह लेखक का ही कथन है। अगला कथन देखते हैं। यहाँ सभी टोड़ी इकट्ठे हुए हैं। सरकार की चापलूसी करने वाले हम किसी से डरते नहीं हैं। साफ बात है, मुंह पर कहते हैं। इन फिसादों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार उस वक्त कहाँ थी जब शहर में तनाव बढ़ रहा था? अब कर्फ्यू लगाया गया है, उस वक्त क्यों नहीं लगाया गया? उस वक्त साहब बहादुर कहाँ थे? हम किसी से डरते नहीं, साफ बात मुंह पर कहते। ये मनोहर लाल का कथन है। थोड़ा फास्ट लेते हैं यहाँ पर। फिसाद करने वाली भी अंग्रेज, फिसाद रोकने वाली भी अंग्रेज। यानी फिसाद यानी झगड़ा दंगल करने वाली, फिसाद लगाने वाली भी कौन है? अंग्रेज सरकार है। और फिसाद रोकने वाली भी अंग्रेज सरकार है। भूखे मारने वाली भी अंग्रेज, रोटी देने वाली यानी भूखे मारने वाली भी अंग्रेज है और रोटी अन्न देने वाली भी अंग्रेजी है। घर से बेघर घर से बेघर करने वाली भी अंग्रेज, घर में बसाने वाली यानी घर से बेघर करने वाली भी अंग्रेज है। रोटी भूख यानी फिसाद करने वाली अंग्रेज है। फिसाद मिटाने वाली रोकने वाली भी अंग्रेज है। भूख मारने वाली भी अंग्रेज है और रोटी देने वाली भी अंग्रेज है। बेघर करने वाली भी अंग्रेज है, बसाने वाली भी अंग्रेज है। ये बख्शी जी कहते हैं। इतने गांव तो जल गए रिचर्ड, अभी भी तुम्हें काम है? तुम्हें और क्या काम करना है? ये लीजा क्या कहती कि इतने गांव जल गए रिचर्ड, और भी तुम्हें काम है? और तुम्हें क्या काम करना है? ये कहती है लीजा, रिचर्ड से कहती है। मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे रिचर्ड? मुझे जलते गाँव की है गाँव की और कराओगे? जलते गाँव की सैर कराओगे? मैं कुछ भी देखना नहीं चाहती, कहीं भी जाना नहीं चाहती। ये लीजा रिचर्ड से कहती है। उसके बाद अगला कथन है। हमें आंकड़े चाहिए, केवल आंकड़े। आप समझते क्यों नहीं है? हम लंबी झांकने लगते हैं, सारी राम कहानी सुनाने लगते हैं। मुझे राम कहानी नहीं चाहिए, मुझे केवल आंकड़े चाहिए। कितने मरे, कितने अशक्त हुए, कितना माली नुकसान हुआ? ये रिलीफ कमेटी का बाबू कहता है कि मुझे आंकड़े चाहिए। कितने मरे, कितने जिंदे रहे, ये पता नहीं है। अगला कथन है। बापू ने कहा कि हिंसा मत करो। आप फिसाद के वक्त मुझ पर कोई हमला कर दे तो मैं क्या करूं? यानी बापू ने यानी गांधी जी ने कहा था कि फिसाद मत करो, झगड़ा मत करो। यदि मुझ पर कोई हमला करे तो मैं क्या करूं? क्या उस वक्त मैं उसके सामने हाथ जोड़ दूं? मार ले भाई, गर्दन झुका दूं? काट ले भाई गर्दन? क्या करूं? ये कश्मीरी लाल कहता है। अगला कथन है। गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब नहीं दो। ये शंकरलाल क्या कहता है कि कश्मीरी लाल को, कि गांधी जी ने यह नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करता है तो तुम उसको जवाब नहीं दो। ये नहीं कहा है कि तुम जवाब दे सकते हो। फिर बख्शी जी कहते हैं कि तू खुद तशद्दुद नहीं कर। नंबर 1, तू तशद्दुद करने वाले को समझा भी, अगर समझाने का मौका है तो। नंबर 2, और अगर वह नहीं मानता तो डट कर मुकाबला कर। यह है नंबर 3। ये बख्शी जी कहते हैं। अगला कथन है। बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। डरी सहमी रहते हुए भी प्रकाशो इस अनूठे अनुभव में भाग लेने लगी थी। उसे ग्रहण सी करने लगी थी।
उसे लगता जैसे अतीत पीछे छूटता जा रहा है और वर्तमान बाहें फैलाए उसे आलिंगन में भरने के लिए उतावला हो रहा है। स्थिति इतनी बदल गई थी कि उसके प्रसंग में प्रकाशों के माँ बाप असंगत होते जा रहे थे। ये किसका कथन? लेखक का कथन है, जो उसको ब्राह्मण का लड़का जो है उसको उठा ले जाता है। यदि कोई हिंदू आप चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसे कांग्रेस के समर्थन की ज़रूरत होगी। यानी कोई हिंदू चुनाव में खड़ा होगा तो उसको कांग्रेस की समर्थन की ज़रूरत होगी, और अगर कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसे मुस्लिम लीग के समर्थन की। ये लेखक का कथन है। आगे देखते हैं। हम जाहिल लोग डरते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते। यहाँ सभी आए हैं, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बात करें। ये लेखक का कथन है। उसके बाद देखते हैं। मैं सोचता हूँ इस वक्त हम सब मिलकर जैसे भी हो शहर की फिज़ा को बेहतर बनाएं, यानी शहर का वातावरण शांत करें। यहाँ शहर के सभी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, उसकी आवाज़ का बड़ा असर होगा। मेरा विचार है कि एक अमन कमेटी बनाई जाए और यह अमन कमेटी हर मोहल्ले में, हर गली में अमन का प्रचार करे। इसमें सभी सियासी जमातें ने नुमाइशें दी हो। इस काम के लिए मैं समझता हूँ कि अगर एक बस का इंतज़ाम हो, यानी वो नारेबाजी लगाने के लिए लाउड स्पीकर लगाकर, जिस पर लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन लगा दिए जाए, और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सियासी जमातों के नुमाइशेंदे बैठकर जगह जगह बस में से अमन की अपील करे तो इसका बड़ा असर होगा। ये कौन कहता है? लूकस साहब कहते हैं। साहिबान, इस तरह हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। फिरकावता अनासर के खिलाफ हमें लड़ना है। यह ज़रूरी नहीं कि किसकी नुमाइंदगी मिले, ज़रूरी यह है कि अमन कमेटी सभी फिरकों की एक मुश्ती का जमात बने, यानी सभी धर्मों की, ताकि हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर से अमन की अपील कर सके। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं तजवीज़ करता हूँ कि नवाब हयात बख्शी जी और ज्ञानी जोधा सिंह जी को अमन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाए। ये देवदत्त कहता है। यहाँ पर क्या है? लोगों ने झांक कर बस के अंदर देखा, यानी लोगों ने वो लाउड स्पीकर से घोषणाबाजी कर ली और लोगों ने झांक कर बस के अंदर देखा। कौन आदमी था जो पहले से बस में बैठकर आया था और लाउड स्पीकर पर नारे लगा रहा था? ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ में माइक्रोफोन पकड़े बैठा था। बहुत लोगों ने उसे नहीं पहचाना, कुछ एक ने पहचान भी लिया। नत्थू मर चुका था, यानी नत्थू की मृत्यु हो चुकी थी, वरना नत्थू यहाँ मौजूद होता तो उसे पहचानने में देर नहीं लगती। मुराद अली था, यानी वह ड्राइवर की सीट के बाजू में बैठकर माइक्रोफोन हाथ में लिए कौन बैठा था? तो मुराद अली बैठा था। काले चेहरे और कंटीली मूंछों वाला मुराद अली, उसकी पतली सी छड़ी उसकी टांगों के बीच पड़ी थी और छोटी छोटी आंखें दाएं बाएं देखे जा रही थी और लाउड स्पीकर से नारे गूंज रहे थे। ये लेखक का कथन है। तो यहाँ पर जो है यह उपन्यास समाप्त होता है। कौन सा उपन्यास? तमस उपन्यास। इसके हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से कथन देखे, मेन पात्र देखे, यह पात्र, कथन, यह सब कुछ हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा है। और यह जो है नेट परीक्षा, सेट परीक्षा, PhD एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कथन पात्र है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।